हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर एग्जाम। तो चलिए आज मैं फिर हाजिर हूं और आज बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े गए हुए तथ्य जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परसों दरोगा का पीटी होने जा रहा है और उसके जाने से पहले इसे आप जरूर देख लें मिनिमम 2 बार। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तो ब्रह्मास्त्र ही है, प्लस में अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों और तथ्यों पर पूरे विस्तार से नजर डालेंगे। यदि इनसे प्रश्न आता है तो उससे बाहर न जाए। चलिए समझते हैं इन प्रश्नों को। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 2021 पूछा है। पहला प्रश्न है, द हिंदू के मुख्य संपादक कौन है? चीफ एडिटर कौन है? ये प्रश्न आया था बीपीएससी में 2018 में। अब परीक्षा में पूछता है प्रश्न। द हिंदू जानते हैं बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। कोई इसके जो मेन चीफ एडिटर हैं उनका नाम पूछ रहा है। जानिए, नाम है इनका सुरेश नामवत। द हिंदू के मुख्य संपादक हैं सुरेश नामवत। और मैंने स्टरडे के वीडियो में बताया है टाइम्स मैगजीन के चीफ एडिटर हैं, उनका नाम है एडवर्ड फेल्सेंथिल। दोनों याद रहना चाहिए, बड़ा फेमस है, परीक्षा में पूछा है। तो द हिंदू के मुख्य संपादक कौन है? तो याद रहना चाहिए सुरेश नामवत। अब थोड़ा इससे जुड़े तथ्यों पर नजर डालते हैं। द हिंदू का इतिहास तो जानिए, द हिंदू के फाउंडर रहे हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। बहुत बार परीक्षा में आया है। द हिंदू के फाउंडर रहे हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसकी भाषा जो है इंग्लिश है। जानते हैं सिविल सेवा के जितने भी रिजल्ट तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, वे द हिंदू जरूर पढ़ते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई में है। हेड क्वार्टर चेन्नई में। इसके प्रकाशक जो है वो है एन रवि। द हिंदू के मुख्य संपादक है सुरेश नामवत। प्रकाशक है एन रवि। इसकी भाषा इंग्लिश है। इसका हेड क्वार्टर चेन्नई में है। इसके फाउंडर हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। पत्रिका के रूप में प्रकाशन हुआ था 1878 ईस्वी में। दैनिक के रूप में प्रकाशन हुआ 1889 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 सालों के बाद पहले पत्रिका के रूप में आई 1878 में, फिर 11 सालों के बाद दैनिक डेली न्यूज के रूप में आई 1889 में। तो बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। अब चलते हैं, दूसरा प्रश्न डालते हैं। पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा नासा ने। नासा जानते हैं क्या है? अमेरिका के सरकार की शाखा है जो वहां के एरोनॉटिक्स की जिम्मेदारियां संभालती है। इसे उपग्रह प्रक्षेपण, संचार व्यवस्था, तमाम चीजें जो है वहां नासा के अधीन है। तो नासा एक अमेरिकी संस्था है, यूएसए के सरकार की शाखा है। तो जान लेते हैं नासा से जुड़े तथ्यों पर। तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। नासा का हेड क्वार्टर आपसे पूछ दे तो वाशिंगटन डीसी। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958। यह बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा दृष्टि से। 37वां G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ है? 47वां G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ है? जानिए, 47वां G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन में हुआ है। पर पेपर में ब्रिटेन नहीं दिया था, बच्चे फंस गए। पूछा था अभी जो हाल में पेपर हुआ है उसमें स्थान दे दिया था, ब्रिटेन के किस स्थान पर हुआ है? तो याद रखना है 47वां G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन ब्रिटेन के कार्बिस बे कार्निवाल में हुआ है। कार्बिस बे कार्निवाल में हुआ है, याद रखना है। पेपर में आ गया, बच्चे फंस गए। वो बस ब्रिटेन जानते थे, ऑप्शन नहीं ढूंढ पाए, स्थान दे दिया था, उस स्थान पर कहां हुआ है। तो ध्यान रखना है 47वां G7 सम्मेलन का आयोजन 2021 में ब्रिटेन के कार्बिस बे कार्निवाल में हुआ है। तो जरा हम G7 सम्मेलन के से जुड़े तथ्यों पर भी नजर डाल लें। तो जानिए, G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। यह अंतर सरकारी संगठन है। इसका कोई मुख्यालय और संविधान नहीं है। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। यह अंतर सरकारी संगठन है। इसका कोई मुख्यालय और संविधान नहीं है। जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें 6 राष्ट्र थे। बाद में 1976 में कनाडा भी शामिल हो गया और यहीं से इसका नाम पड़ा G7।
फिर बाद में 1997 में इसमें रूस भी शामिल हो गया, तो इसे G8 कहा जाने लगा। सोचिए कैसे कैसे इतिहास बोलता है, मैं सारा बता रहा हूं विवरण। 1997 में रूस के शामिल होने पर इसे G8 कहा गया। 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया और फिर यह G7 ही रह गया है। इतना ध्यान देना है। तो अब याद ध्यान रखना, G7 में रूस नहीं है। अब दूसरी बात, इससे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर डालते हैं। तो जान जाइए 47वां G7 सम्मेलन जो है 2021 में कहां आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है ब्रिटेन के कार्डिफ में कार्निवाल में। ब्रिटेन में यह 7वीं बार आयोजित हुआ है। 47वां G7 सम्मेलन का ब्रिटेन ने इस साल 7वीं बार मेजबानी किया है अब तक। तो 46वां कहां हुआ था वो भी याद रखना चाहिए, 2020 में। 46वां G7 सम्मेलन हुआ 2020 में, अमेरिका में होने वाला था पर कोरोना के कारण रद्द हो गया। 45वां 2019 में बियारिट्ज फ्रांस में हुआ था। 45वां G7 सम्मेलन 2019 में बियारिट्ज फ्रांस में। 46वां 2020 में अमेरिका में होने वाला था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। 47वां इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में हुआ है कार्डिफ कार्निवाल में। 48वां 2022 में जर्मनी में होगा, बड़ा फेमस है। मैं भी नहीं बता सस्पेंस रखा था, बता देता हूं। 48वां पूछेगा परीक्षा में आपसे, जो हो गया तो हो गया, जो होने वाला है वो पूछता है। तो 48वां जो G7 सम्मेलन है वह 2022 में जर्मनी में होगा। यह हर साल आयोजित होता है, इतना ध्यान रखना है। तो अब मैं क्लियर बता देता हूं। देखिए 45वां आयोजित हुआ था 2019 में बियारिट्ज फ्रांस में। 46वां आयोजित होने वाला था 2020 में, अमेरिका में कोरोना की वजह से नहीं हुआ। 47वां आयोजित हुआ है 2021 में, इस साल। जानते हैं कहां पर यह आयोजित हुआ है? इंग्लैंड के कार्डिफ कार्निवाल में, और इंग्लैंड ने इसकी 7वीं बार मेजबानी की है। 48वां कहां होगा? 48वां G7 सम्मेलन 2022 में जर्मनी में होगा। यह बड़ा इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा जरूर आप। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका कोई मुख्यालय और संविधान नहीं है। शुरू में इसमें 6 राष्ट्र थे। 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ तो इसका नाम पड़ा G7, और 1997 में इसमें रूस भी शामिल होगा तो इसका नाम पड़ा G8। लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस को इस समूह से हटा दिया गया। इस तरह से फिर यह G7 का G7 ही रह गया, और इसका सम्मेलन हर साल होता है। इसका कोई मुख्यालय और संविधान नहीं है। चलिए डालते हैं नजर अन्य प्रश्नों पे। 22वां कॉमनवेल्थ गेम कहां आयोजित होगा? राष्ट्रमंडल खेल। कॉमनवेल्थ गेम को बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, जिससे परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो। 45वां 46वां 27वां असल परीक्षा में स्टूडेंट का वो IQ जांचना चाहता है कि पीछे का सब भूल गया है, बस करंट ही याद, इसलिए आप सबको ध्यान रखिए, अरेंज करने को भी देता है। 22वां कॉमनवेल्थ गेम कहां आयोजित होगा? तो जानिए 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा 22वां, पूछेगा परीक्षा में जरूर। तो 21वां कहां हुआ था? 21वां 2018 में, 4 सालों पर होता है। 21वां 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। तो चलिए नजर डाल लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास पर। तो जानिए सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वप्रथम शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल, हाँ ये जानते हैं, थोड़ा राष्ट्रमंडल पर हमें डाल लेते हैं। राष्ट्रमंडल जो है ब्रिटेन, जो देश पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं उनका यह समूह है। ब्रिटेन ने इनको सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से यह राष्ट्रमंडल का समूह बनाया है, और इसमें वर्तमान समय में 54 देश हैं और ये गेम आयोजित होता है। तो इसमें राष्ट्रमंडल के ही देश नहीं, बहुत ज्यादा देश में हिस्सा ले लेते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल के वर्तमान सदस्य देश हैं वो तो 54 ही हैं, परंतु पिछले बार जब 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था तो उसमें 71 देशों ने, 71 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। पर राष्ट्रमंडल जानिए, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। राष्ट्रमंडल के इस समय महासचिव जो है वो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। हाँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रमंडल का महासचिव बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? कोई बच्चा बताए, राष्ट्रमंडल का महासचिव बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? देखिए मैं एक ही प्रश्न है उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो राष्ट्रमंडल के महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय हैं कमलेश शर्मा, याद रखना है आप सबको। तो जान जाइए 2022 में इंग्लैंड का बर्मिंघम में होगा 22वां राष्ट्रमंडल खेल, 22वां में, इतना ध्यान दीजिए। उसका शुभंकर क्या है? उसका शुभंकर है पेरी। जान जाइए 22 का शुभंकर है पेरी। जो इंग्लैंड का बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल होगा उसका शुभंकर पेरी है, जो
बहुरंगी हेक्साग्राम के पैचवर्क से बनी बैल है, जो बहुरंगी हेक्साग्राम के पैच से बनी बैल है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार मेजबानी कब किया? याद रखना है 2010 में। उसमें सुरेश कलमाड़ी जो थे वो यहाँ के आयोजन के अध्यक्ष थे और उन पर हजारों घोटालों का आरोप लगा था। आप जानते होंगे, ये न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, तो सुरेश कलमाड़ी थे, उन्हीं के नेतृत्व में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था 2010 में। उन पर घोटालों का बहुत बड़ा आरोप लगा था। अब ध्यान दीजिए, राष्ट्रमंडल के वर्तमान महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, मैंने पहले बता दिया है। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? कमलेश शर्मा। अब जानते हैं राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं? डीबीसी में पूछा था, तो चाहिए 54 सदस्य देश हैं। और 54वां देश कौन सा है? 54वां देश है मालदीव। तो मैं समझता हूं अब इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए प्रश्न है, 18वां G20 का आयोजन कौन करेगा? 18वें G20 का आयोजन कौन करेगा? याद रखना 18वां G20 का आयोजन जो है वो भारत में होगा 2023 में दिल्ली में। भारत पहली बार G20 का मेजबानी करेगा 2023 में दिल्ली में। बड़ा ही इंपोर्टेंट है, यह 18वां G20 सम्मेलन होगा। तो जरा हम इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। तो G20 का गठन हुआ था 1990 में और भारत जो है स्थापना के समय से ही G20 का सदस्य है। ये ध्यान देना, G20 का गठन हुआ था 1990 में और भारत 1990 से यानी स्थापना के समय से ही G20 का सदस्य है। तो अब इनसे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण प्रश्नों में डालते हैं। तो 18वां G20 का आयोजन या मेजबानी कौन करेगा? तो भारत 2023 में दिल्ली में। तो 17वां कौन करेगा? तो 17वां होगा इंडोनेशिया के बाली में। और 16वां हुआ है 17वां 2022 में इंडोनेशिया के बाली में होगा, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इतना ध्यान रखना है, इंडोनेशिया के बाली में जो 16वां G20 सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और 17वां G20 सम्मेलन जो 2023 में भारत में होगा उसकी मेजबानी भी भारत करेगा। वो भारत में पहली बार G20 सम्मेलन होगा 2023 में। इंडोनेशिया में 2022 में होगा, बाली में, जिसकी अध्यक्षता करेगा भारत। वो 16वां G20 सम्मेलन होगा। तो 15वां कहां हुआ था? तो 15वां 18वां है। 18वां G20 का आयोजन कौन करेगा? 18वां G20 का मेजबानी भारत 2023 में। 17वां G20 की मेजबानी इंडोनेशिया बाली में 2022 में। 17वां 16वां 2021 में इटली में रोम में। 16वें का आयोजन होगा 2021 में इटली में रोम में। और 15वां कहां हुआ था? 2020 में रियाद में सऊदी अरब में। तो 19वां कहां होगा? 19वां 2024 में ब्राजील में होगा। बड़ा इंपोर्टेंट है, करेंट है, पूछेगा परीक्षा में, तो आप सीरियल से याद रखिए। 15वां 2020 हम चालू करते हैं। 15वां हुआ था 2020 में रियाद सऊदी अरब। 16वां हुआ था 2021 इटली, इस साल जो हुआ है इटली रोम। 17वां होगा 2022 बाली इंडोनेशिया। 18वां होगा 2023 भारत। 19वां होगा 2024 ब्राजील। तो ये 5 देशों का नाम आपको याद रखना है। सऊदी अरब यदि छोड़ भी देते हैं तो मिनिमम ये करंट में है, इन्हें तो याद रखना ही है। तो जान जाइए G20 की स्थापना 1990 में हुई थी, भारत स्थापना के समय से सदस्य है। तो 18वें G20 की मेजबानी है वो भारत करेगा 2023 में। और भारत में पहली बार G20 आयोजित होगा। अभी हुआ नहीं है कभी भारत में G20 सम्मेलन। और दूसरी बात, जो 17वां G20 सम्मेलन है 2022 में होगा बाली के इंडोनेशिया में, उसकी अध्यक्षता भी भारत करेगा। 19वां G20 सम्मेलन 2024 में ब्राजील में होगा। और 16वां G20 सम्मेलन जो है इस साल हुआ है 2021 में इटली के रोम में। 15वां G20 सम्मेलन हुआ था 2020 में सऊदी अरब के रियाद में। तो बड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। अब चलते हैं 19वां एशियन गेम्स कहां आयोजित होगा? 19वां एशियन गेम्स कहां आयोजित होगा? तो ध्यान रखना है 19वां एशियन गेम्स 2022 में चीन के हांगझू में आयोजित होगा। और चीन तीसरी बार होगा जब वह एशियन गेम्स का आयोजन करेगा अपने यहाँ। तो जानिए इसका शुभंकर मस्कट है 3 रोबोट, इसे कहा जाता है स्मार्ट ट्रिपलेट। 3 रोबोट यानी स्मार्ट ट्रिपलेट, यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 रोबोट जो हैं, 3 ट्रिपलेट जो हैं, यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह ध्यान रखना है। 19वां एशियन गेम्स 2022 में हांगझू चीन में होगा। इसका शुभंकर है 3 रोबोट स्मार्ट ट्रिपलेट और यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन तीसरी बार जो है एशियन गेम्स की मेजबानी कर रहा है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न, तो 19वां तो जो होगा
यह है 2022 में हांगझू चीन में। 20वां कहाँ होगा? 20वां 2026 में नगोया जापान में होगा। 20वां जो है 2026 में, 20वां एशियन गेम्स 2026 में नगोया जापान में होगा। तो 18वां कहाँ हुआ था? 18वां जो है हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। 18वां एशियन गेम्स जो हुआ था 2018 में ही इंडोनेशिया के जकार्ता में, पालेमबांग में, जकार्ता और पालेमबांग में हुआ था 18वां एशियन गेम्स। तो ध्यान दिए 18वां, 19वां और 20वां तीनों ध्यान रखना है। 18वां एशियन गेम्स 2018 में, 4 साल पर एशियन गेम्स होते हैं, हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में। 19वां एशियन गेम्स 2022 में हांगझू चीन में, और 20वां एशियन गेम्स 2026 में नगोया जापान में होगा। तो 19वें एशियन गेम्स का शुभंकर जो है वो है ट्रिपल स्मार्ट ट्रिपलेट, यानी 3 रोबोट। अब चलते हैं नए प्रश्न पर। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो जानिए ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन होगा, वो होगा डकार में, सेनेगल की राजधानी डकार में। सेनेगल जो है पश्चिम अफ्रीकी देश है, ये भी ध्यान रखना है। सेनेगल पूछ देता है कहाँ है, तो सेनेगल पश्चिम अफ्रीकी देश है और उसकी राजधानी डकार है, और वहां के राष्ट्रपति हैं मैकी साल, और वहां की मुद्रा है सीपीए फ्रैंक। वहां की मुद्रा है सीपीए फ्रैंक। इतना ध्यान रखना है। तो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2026 का आयोजन होगा, वो डकार में होगा, सेनेगल की राजधानी डकार में। सेनेगल पश्चिम अफ्रीकी देश है। अब चलते हैं, बड़ा इंपोर्टेंट है विंटर ओलंपिक्स। यह ध्यान दीजिए, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल है, यह विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर नजर डाल लेते हैं। विंटर ओलंपिक्स 2026 जो है मिलान इटली में होगा। इटली के मिलान शहर में होगा विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन। इसका शुभंकर है विंग ड्वेन। परीक्षा पूछता है, इसका शुभंकर है विंग ड्वेन। तो जरा इससे जुड़े अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। जानिए विंटर ओलंपिक्स 2022 कहाँ होगा? तो यह बीजिंग चीन में होगा। विंटर ओलंपिक्स 2022 बीजिंग चीन में होगा। बताए हैं ओलंपिक्स 4 साल पर ही होते हैं, चाहे विंटर हो या समर हो या यूथ हो। तो विंटर ओलंपिक्स 2022 जो है बीजिंग चीन में होगा। वह उसका शुभंकर है, चीन में जो हो रहा है उसका शुभंकर है बिंग ड्वेन। तो 2018 में कहा हुआ था? तो 2018 में विंटर ओलंपिक हुआ था प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में। 2018 विंटर ओलंपिक हुआ था प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में। तो विंटर ओलंपिक हमें 3 ध्यान रखने हैं, 2018, 2022 और 2026 में कहां हुए और होंगे। तो 2018 में हुआ था प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में, 2022 में होगा बीजिंग चीन में, 2026 में होगा मिलान इटली में, इटली के मिलान में। तो इतना ध्यान रखना है। जरा इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर डालते हैं। अब नया प्रश्न है 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? तो याद रखना है 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चीन में 2022 में होगा। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चीन में 2022 में होगा। तो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस साल 2021 में भारत में हुआ था, वर्चुअली हुआ था। तो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में भारत में हुआ था। तो 12वां कहाँ हुआ था? 12वां जो है ये हुआ था रूस में। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में रूस में हुआ था। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में ब्राजीलिया में हुआ था। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ था। ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपोर्टेंट है। ब्रिक्स सम्मेलन से प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछता है, बच्चे फंस जाते हैं इसमें। हर चीज आगे से लेकर पीछे तक पूरा जोड़ दे रहा हूं कड़ी। 2019 में कौन सा था? तो 11वां था। 2019 ब्रिक्स सम्मेलन 11वां था, वो हुआ था ब्राजीलिया में। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में वो आयोजित हुआ रूस में। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में इस साल वो आयोजित हुआ है भारत में। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन आने वाला जरूर पूछता है परीक्षा में, ध्यान रखना है। जो प्रेजेंट चल रहा है, बीता है और आने वाला, इन तीनों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा वो 2022 में बीजिंग चीन में होगा। तो हम ब्रिक्स के जरा इतिहास में डालते हैं, बना कैसे जान जाइए। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई। उस समय इसमें 4 देश थे, इसलिए इसका नाम ब्रिक पड़ा। वो देश है ब्राजील, रसिया, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना। देखिए, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, 4 देश थे। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, इसलिए इसका नाम हमने इसमें अब हो गया है ब्रिक्स। 5 देश हैं टोटल। अब साउथ अफ्रीका, एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं। देशों का नाम ही मैंने बता दिया। स्थापना 2006 में हुई, दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था 2010 में। चलिए अन्य इंपोर्टेंट प्रश्नों पर। वर्तमान समय में बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? CIC कौन है? तो ध्यान रखना है यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। यशवर्धन कुमार सिन्हा, हाँ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC कहा जाता है, ये हैं
यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर डाल लेते हैं। तो जानिए सीआईसी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह पद जो है 2005 में स्थापित हुआ था, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा यह पद जो है 2005 में स्थापित हुआ था। तो आपसे पूछता है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो याद रखना है वजाहत हबीबुल्लाह 2005 से 2010 तक थे, ये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। अब आपसे पूछता है देश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? तो याद रखना है दीपक संधू देश की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। अब जानिए इसकी स्थापना केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह मुख्य सूचना आयुक्त भारत सरकार का मुख्य सूचना अधिकारी होता है। भारत सरकार का मुख्य सूचना अधिकारी होता है। अब जानिए इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें आयुक्त के सहित टोटल 10 सदस्य होते हैं। यह भारत सरकार का संवैधानिक निकाय है। हाँ, केंद्रीय सूचना आयोग भारत सरकार का संवैधानिक निकाय है और इसके सदस्यों का नियुक्ति का पुनर्नियुक्ति का दोबारा प्रावधान नहीं है, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। वो मैक्सिमम सरकार की इच्छा के अनुसार या 65 साल की उम्र तक ही इस पद पर बने रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति सीआईसी पद पर नियुक्त होता है वह 65 साल या सरकार की इच्छा के पर्यंत तक ही वह इस पद पर रह सकता है। उसकी दोबारा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। अब डालते हैं नजर 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखना चाहिए एनजीओ है प्रथम, एनजीओ का ही नाम है प्रथम। यह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया था। 1994 में मुंबई की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए बनाया था और इसको बनाया था दो मित्र थे, फरीदा लाबे और माधव चौहान ने प्रथम की स्थापना की थी और एनजीओ बना 1995 में। और जानिए यह भारत में शिक्षा के दायरे का विस्तार करने के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया है, 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। जरा इस पुरस्कारों पर डाल लेते हैं। जानिए इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1968 में। यह कौन देता है? इसे देता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इसके साथ क्या दिया जाता है? तो प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए इसके साथ दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और मैं किसी दिन मैंने किस तरह से लगातार 4 वर्ष में 4 बार बिहार दरोगा की परीक्षा, 2 बार बीपीएससी और जेपीएससी मेंस का परीक्षा कैसे पास किया, राजस्व अधिकारी की परीक्षा कैसे पास किया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की परीक्षा कैसे पास किया, बिहार अमीन की परीक्षा कैसे पास किया, उसकी चर्चा करूंगा और बताऊंगा। आप भी यदि उससे पढ़ना चाहें तो आप पास हो जाएंगे। वो अभी राज स्थापन में सोच रहा हूं बता दूं जिससे बच्चे सफल हो जाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन।